हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की सिविक्स का चैप्टर। आज हम बात करेंगे दो के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे विविधता और भेदभाव के बारे में। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ताई देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। कह रहा है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वास्तव में सही है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, ये हमारे आसपास के कई विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उनके इतिहास पर पड़ता है। जैसे कि आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि कुछ लोग जिस जगह पर प्राचीन टाइम से रहते हुए आ रहे होते हैं, उस जगह के जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार लोगों को अपना जीवन चलाने का एक अंदाजा सा हो जाता है। एक उनके बारे में क्या हैबिट से बन जाती है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस भूगोल पर और उनके इतिहास के ऊपर वह निर्भर करते चले आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान का इलाका, और दूसरी यदि बात करते हैं तो हमारे पास देखा जाए तो तटीय क्षेत्र का इलाका, जिसे कहते हैं कोस्टल एरिया, जिसे हम कहते हैं कोस्टल एरिया। ये वह एरिया होता है जो समुद्र के किनारे का इलाका एरिया होता है ना, उसी को कहते हैं कोस्टल एरिया। तो जो राजस्थान में लोग रहते हैं, उनके खान पान के तरीके, उनके पहनने के तरीके, उनके खेल खेलने के तरीके, इनके उत्सव मनाने के तरीके काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। लेकिन उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में, तो उनका जो तरीका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो वह ऐसा इसलिए क्योंकि उनका भूगोल अलग है, उनकी ज्योग्राफी अलग है और उनका इतिहास अलग है। कह रहा है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है। जैसे कि यदि बात करते हैं भारत की विविधता के बारे में, तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, विविधता काफ़ी ज़्यादा है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन आठों धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले लोग रहते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि संसार के अंदर टोटल कितने धर्म हैं, तो टोटल 8 धर्म मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से आठों धर्मों के अनुयायी भारत में पाए जाते हैं। मतलब कि भारत विश्व के सभी धर्मों को मानता है, उन्हें फॉलो करता है और उनके मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। कहता है यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। मतलब कि भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है वो लगभग यूरोप के बोले जाने वाली सारी भाषाओं के बराबर भारत में भाषाएं बोली जाती है। कह रहा है कि जो लोगों की मातृभाषा है, मातृभाषा का मतलब होता है कि जो यहीं पर जन्म लेते हैं और यहीं पर भाषाओं को सीखते हैं, उन्हें मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। नृत्य का मतलब होता है क्या? नृत्य का मतलब होता है डांस। इंडिया में कई जगहों पर 100 से ज़्यादा डांस किए जाते हैं। ये विविधता हम हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है, बल्कि ये उन लोगों के साथ सुरक्षित और अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। अब यहाँ पर हम जितने भी डाइवर्सिटी के साथ एक साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग हमेशा ही आपसी विवाद के कारण नहीं, बल्कि आपसी सहमति के कारण एक साथ रहते हैं। किसके कारण? तो आपसी सहमति के कारण एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा बहुत अलग होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित से लगते हैं। जैसे कि आप इंडिया के लोग हैं, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर लोग पाए जाते हैं। यहाँ के समाज में उनकी जातियाँ पाई जाती है, धर्म पाए जाते हैं। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आप में और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है, तो अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये जो अंतर होता है ना कहीं उस अंतर को देख करके आपको और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिल जाती है। कह रहा है कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़े से सांवले होते हैं, काले होते हैं,
लेकिन कुछ क्षेत्र के लोग ऐसे भी तो होते हैं जो काफी ज्यादा गोरे होते हैं। तो गोरे हैं तो गोरे होने के पीछे क्या कारण है? सिंपल सी बात है कि उनका जो भूगोल है, उनकी जो ज्योग्राफी है, उनका जो इतिहास है, ये मुख्य कारण हो सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भूगोल होता है और जो इतिहास होता है, ये लोगों के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में बदलाव या फिर उनके चरित्र में, उनके बोलने के तरीके में, उनके भाषा के तरीके में बदलाव का एक मुख्य रीजन हो सकता है। इसमें कह रहा है क्या, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। अज्ञानी का मतलब होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसा लोगों का मानना होता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन शायद आप लोग को पता नहीं कि ये जो लोग होते हैं काफी ज्यादा अनुभवी होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि किस समय बरसात आती है, किस समय लगाना है अनाज, किस समय काटना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, इन लोगों को ज़्यादा जानकारी होता है एक पढ़े लिखे के ज़्यादा अनुसार। कहता है जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी या सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो शहर में लोग होते हैं वो केवल बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। बस ऐसा नहीं है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में बिना जाने समझे उसके बारे में एक प्रकार की अवधारणा तैयार कर लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। कहता है कि जैसे कि आज के समाज में देखा जाए तो लोगों को मानना होता है कि लड़कियां बिगड़ी हुई है, लड़के ऐसे हैं, लड़के वैसे हैं, लड़के ये कर लेते हैं, लड़के वो कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो अवधारणाएं लोगों के अंदर है, कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह है कि लोग पहले ही समझ जाते हैं, पहले अपने आप में एक अवधारणा बना लेते हैं कि समाज में इस प्रकार के लोग रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समाज में होने वाले इस प्रकार के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है ज्यादातर ये राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको आलसी लग रहे होते हैं, हो सकता है कि वो दिमागी काम कर रहे हो। और जब कोई दिमागी काम कर रहा होता है तो वो देखने में तो लगेगा कि आलसी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली वर्क कर रहा होता है। कह रहा है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नेगेटिव रूप में देखते हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ऐसा नहीं, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी का है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश का भी है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी अन्य भाषाओं का भी है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हर भाषा का अपना अलग महत्व होता है, उसका अपना इतिहास होता है और उससे जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति को, उसकी विचारधाराओं को बताने का काम करता है। कह रहा है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं उस तरह के वे बोलते हैं, जैसे कपड़े के पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। सिंपल सी बात है कि आप लोग देखते हैं दिल्ली के अंदर ज़्यादातर कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। कैसे? तो वो अफ्रीका के लोग मिल जाते हैं। तो अफ्रीका के लोग काले होते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है ये व्यवहार जरूरी नहीं कि हर अफ्रीका के लोगों की तरह समान हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब भी होते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उनके प्रति क्या बैठ जा चुका है, तो पूर्वाग्रह आ चुका है। हमको लगता है कि नहीं, वो लोग ऐसे हैं तो वो लोग अच्छे नहीं होंगे, उनका शरीर ऐसा है, उनके बोलने तरीके ऐसे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग के फेवर में नहीं होंगे या फिर हम लोग की विचारधारा को मानते नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने क्या बना रखा है उनके लिए, तो अवधारणा बना रखा है, पूर्वाग्रह से हम लोग क्या है तो ग्रसित हैं, मतलब कि पीड़ित हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में एक तरह से मान चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं खराब है। अब यहाँ बात करता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव। सिंपल सी बात है कि लड़के और लड़की में जो भेदभाव होता है वह जेंडर के आधार पर होता है। जेंडर का मतलब होता है लिंग के आधार पर। कहता है कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव देखे जा सकते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का
या लड़के होने का अर्थ होता है आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। अब लड़के और लड़के के लड़की और लड़के के जीवन के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करने जा रहा है। कह रहा नीचे दिए कथनों की सूची से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य है, सॉरी सौम्य और मधुर है। मतलब कि जब वो बोलता है तो लगता है कि कितनी मधुर आवाज में बोल रहा है। कहता है वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, मतलब कि एकदम बलवान है, तगड़ा है। वह शरारती है, वह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं। वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण होते हैं, वे भावुक होते हैं। अब लड़का और लड़की में इस प्रकार के जो चीजें दिए गए हैं इनको आप डिफाइन कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन से लक्षण लड़के के हैं और कौन कौन से लक्षण लड़कियों के हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जिसे आप आसानी से भर सकते हैं। कुछ लड़कों में जो गुण होते हैं वो लड़कियों के जैसे होते हैं, तो कुछ लड़कों में दोनों ही तरह के गुण पाए जाते हैं। तो इसको हम ना देखते हुए इसमें लड़कियों और लड़कों के काम के आधार पर इन्हें बांटने का काम किया गया है। थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। कहता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी भी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सिंपल सी बात है कि हम उसको देख करके पीछे की ओर मुड़ जाते हैं या फिर उनकी ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि फालतू की बातें। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो? सिंपल सी बात है कि हम दूसरों से अलग होते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये क्या है? ये लड़के की पहचान है। आगे कहता है कि क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग डगमगाता है, इसीलिए क्या उसका दिमाग सही है, खराब है? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऊपर चित्र दिए गए हैं बच्चे उन्हें पागल विकलांग कहा जाता है। इस शब्द को बदल करके आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग में किया गया है वो खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए किया गया है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ अक्षरों में दिया गया है। साथ ही ये उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िवाद धारणाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। कहता है कि आपकी राय में खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? तो उनके लिए अलग से स्कूल होना चाहिए ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। उनको भी पढ़ने का उतना ही अधिकार हो जितना कि दूसरों को अधिकार दिया गया है। अब अपने जवाब उत्तर के साथ देने का काम कीजिए। कह रहे कि अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों में देखा जाता है। कह रहा है बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। तो उनके अंदर जो विश्वास पैदा किया गया वह माता पिता के द्वारा पैदा किया गया। किसके द्वारा? तो माता पिता के द्वारा पैदा किया गया। और ये जो विचारधारा है ये कोई 1 साल 2 साल में नहीं बल्कि इनको सालों से सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया कि आप कैसे हैं? तो लड़के हैं, इसलिए लड़के रोते नहीं। कहता है यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी होती है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि वह दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं लड़के को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि वो रोता नहीं है, वो मजबूत है, बहादुर है। तो लड़के बहादुर होने के कारण वो रोते नहीं है। कहीं ना कहीं ये भावना लड़कों को अंदर भरी जाती है। यह कह रहा है कि हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। वास्तव में सही है और ये विचारधारा आज के वर्तमान समय देखने मिल जाती है। समाज के इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुसार देखना चाहते हैं जो हमें समाज दिखाता है। तो समाज में जो दिखाता है कहीं ना कहीं वो क्या है? तो वो आपका पूर्वाग्रह है, क्योंकि ये प्राचीन समय से जो चलती हुई अवधारणा है उसको आज भी हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं।
कह रहा है रूढ़िवाद धारणा का बनाना। अब ये रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रूढ़िवादी धारणा के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि एक ऐसी विचारधारा जो जल्दी कभी बदलती नहीं है, जो बदलती नहीं है, उस प्रकार की अवधारणा को रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। कह रहा है कि कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपकी जो विचारधारा है ना, वह रूढ़िवादी विचारधारा है। आप समय के अनुसार बदलना चाहते ही नहीं हैं। आप ये चाहते नहीं हैं कि उनके अंदर समय के अनुसार बदलाव भी आता होगा, ऐसा आपके मन में आता ही नहीं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे ही पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। जैसे कि मान ली जाए कि हमारे क्लास में कुल 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन 100 में से मान लेते हैं कि 2 या फिर 20 लोग ऐसे हैं जो क्या है पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 80 बच्चे हैं वो भी पढ़ते नहीं हैं, वो भी बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं। तो हम 20 बच्चों के लिए 80 बच्चों को बेवकूफ़ मान लेते हैं। तो 80 बच्चों को बेवकूफ़ मानना ही क्या है, रूढ़िवादी अवधारणा है। कह रहा है कि इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हो सकता है कि जो 20वां बच्चा है, वह 20वां बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना हो, लेकिन वह दूसरी चीज़ में अच्छा हो। तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जो ख़ासियत होती है, हम उसको नकार देते हैं, हम उसे कभी भी एक्सेप्ट करते ही नहीं। कह रहा है कि हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ ख़ास गुण और क्षमताएँ जो दूसरों से अलग करती है, उनके पास हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। कह रहा है रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन आज के टाइम में देखो महिलाएं क्या नहीं कर रही है। महिलाएं आज के टाइम में यहाँ तक कि जहाज से लेकर के हमारे घर के हर एक काम को करती हैं। तो कह सकते हो कि इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। जैसे कि माना जाता है कि लड़कियां पढ़ा नहीं सकती, ऐसा लोगों के द्वारा पहले कहा गया था, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, नीची जाति के लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर इस प्रकार की काबिलियत होती है, बस जरूरत है कि उनको हवा दे सके, उन्हें बढ़ा सके। तो जैसे ही हम उनको बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, वो भी अपने आप को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं समाज के अंदर हर व्यक्ति को यदि अवसर मिले, तो वह व्यक्ति अवसर का उपयोग करके आगे बढ़ सकता है, और जब आगे बढ़ेगा, तो सामान्य सी बात है कि हमारी जो अवधारणाएँ हैं, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है क्या? यहाँ पे कह रहा है कि असमानता एवं भेदभाव के बारे में बात करता है। कह रहा है भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। लोगों को लगता है कि यदि ये मुस्लिम है तो पढ़ नहीं सकते, केवल ये इस्लाम धर्म को ही मानेंगे, इस्लाम की विचारधाराओं को ही अपनाएंगे। ये केवल आपकी अवधारणा है, आपका पूर्वाग्रह है, आपकी रूढ़िवादी विचारधारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के हिंदू समाज के अंदर और भारतीय समाज के अंदर देखा जाए तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। करें कि अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं छुआ-छूत कहते हैं, छुआ-छूत कहते हैं। तो छुआ-छूत की सबसे पहली बार भारत में जो विरोध किया गया था, वो अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। तो अम्बेडकर ने इनके बारे में कहा था कि यदि व्यक्ति चाहते हैं कि उनके साथ छुआ-छूत ना हो, भेदभाव ना हो, तो उनको अपनी जो पुरानी रीति-रिवाज है, पुराना जो पहनावा-ओढ़ावा है, उनके अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? तो बदलाव करना पड़ेगा। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, समाज आपके साथ भेदभाव करता रहेगा। कह रहा है भेदभाव कई कारणों से होता है।
आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर और एक समीर दो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग थे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। कह रहा है उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ये विविधता का एक पहलू है, क्योंकि यहाँ पर लोग तो एक ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो उनके अंदर धर्म का अंतर है। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से अलग प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जब हिंदू मुस्लिम से अपने आप को ऊंचा मानता है, या मुस्लिम हिंदू से अपने आप को ऊंचा मानता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है। कहता है दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। जहाँ पर एक गरीब था जो न्यूज़पेपर बेच करके अपना काम चला रहा था, लेकिन दूसरा जो था वो अमीर था, जो न्यूज़पेपर खरीद करके पढ़ करके स्कूल जाने का काम करता था। तो समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के लोगों को आप देख सकते हैं। दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे रोजगार कर लेते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको पीछे देखे जाते हैं, उनको लाइन में लगने से रोका जाता है। जो लोग अमीर होते हैं वो पहले आते हैं। इसके बारे में आप क्लास 7 के चैप्टर पहला समानता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जब हम 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर पहला पढ़ेंगे, तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा समानता। तो समानता में आपको इसके बारे में विस्तार से समझ में आ जाएगा। कहता है कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उनको देखने को मिल जाए। कह रहा है एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हो, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो पहले किया जा रहा है गरीबी के आधार पे किया जा रहा है, उनकी जरूरतों के आधार पे किया जा रहा है, और इनके साथ साथ उनके आर्थिक या कह सकते हो इस बेसिस पर किया गया। कहता है कि ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि जनजातीय क्षेत्र के लोग, आदिवासी, ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि पढ़ाना, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम कर रहा हूँ। बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बाइंडिंग करना या बढ़ईगिरी करना, खेती, बुनाई इत्यादि का काम करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ऐसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। अब ऐसे कामों को कम महत्व कैसे लिए माना गया? क्योंकि ये कैसे काम है? तो ये आपके निम्न जाति के लोगों का काम होता है। निम्न जाति के लोगों के कामों से इन्हें जोड़ा गया है। कहता है इसीलिए जो लोग इन काम को करते हैं उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक ही तरह की सीढ़ियों के साथ सीढ़ियों के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर और नीचे रहती है। जैसे कि देखा जाए हमारे समाज के अंदर, तो सबसे ऊपर रहते हैं हमारे पास ब्राह्मण रहते हैं, फिर हमारे पास रहते हैं क्षत्रिय रहते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास रहते हैं वैश्य रहते हैं, और फिर हमारे पास रहते हैं शूद्र रहते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार जो समाज को बांटा गया है, कहीं ना कहीं यह सीढ़ी के रूप में बांटा गया है कि पहले कौन ऊपर रहेगा, फिर कौन रहेगा और फिर कौन रहेगा। अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, और उन्होंने अपने को ऊंची जाति या उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया था, उनको देखा जाए तो उनको क्या कहा जाता है? अछूत या अयोग्य कहा जाता है। तो इनके साथ जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित हुआ करते थे। मतलब कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे और फिर शूद्र होंगे। कहता है इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में अ, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं दी गई थी।
मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं समाज के निम्न जाति के लोगों को जाति के आधार पर या इन्हें काम के आधार पर समाज से बाहर रखा गया। कहाँ से रखा गया? तो समाज से बाहर रखने का काम किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ऊपर, यहाँ पे देखो लिखा गया है क्या? यहाँ पर कहा गया है कि जो अछूत माने गए थे ना, तो अछूत के बारे में मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ। आपको पता है कि हमारे पास मनुस्मृति नाम की एक किताब है। तो मनुस्मृति में अछूतों को नाम दिया गया है चंडाल। इन्हें कहा गया है चंडाल कहा गया है। ठीक है क्लास? यहाँ पे कह रहा है कि उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित कर दिया। मतलब कि नीची जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, उन्हें ग्रंथों को सुनने का अधिकार नहीं रहेगा, उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे कुछ अधिकार उनको बंद कर दिए गए। कहता है अगले पृष्ठ में हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये भाग हमें ये समझाने में मदद करता है कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। कह रहा है कि जाति के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। कहता है कि वे महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो वह स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना है और हमारे पिताजी या उनके नौकरों के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोनों, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं फिर इस कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल आया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत कहा जाता है। कहता उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद तो सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ करके चला गया था। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी, क्योंकि काफी लंबे समय तक वो स्टेशन पर खड़े रहे थे। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट करके आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं होता तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराया पर कई बैलगाड़ी चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार हैं, उसका पता सबको चल चुका था। कहता कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर के जाने का पसंद नहीं था, क्योंकि वह गंदा और नीच नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब ये जो बात लिखी गई थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड द स्पीचेज खंड के द्वारा लिखी गई थी। इसमें खास तौर से बताया गया था उनके बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि कल्पना कीजिए, कल्पना करके ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको जाति के आधार पर कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है। जब इस प्रकार का भेदभाव होगा तो आपको समाज में रहना काफी ज्यादा मुश्किल सा हो जाएगा। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें, आपको पानी पीने ना दे। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से आ, एक दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी।
जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है वो उसका मुख्य रीजन क्या है, तो उसका मुख्य रीजन जाति था। इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। तो ये सारा जो काम हुआ कहीं ना कहीं वो किसके कारण हुआ, तो वो जाति के कारण हुआ। यह कह रहा है क्या, ब्रिटिश समानता के लिए संघर्ष। अब समानता के लिए जो संघर्ष हुआ इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ताकि उन्हें भी क्या मिल सके, समानता मिल सके। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। और मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया गया था, इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई वह अंबेडकर साहब के द्वारा निभाई गई। अंबेडकर साहब ने इसको बढ़ावा दिया था। महिलाओं ने मांगा कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया था, ये संघर्ष ना केवल एक क्षेत्र में था बल्कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में समानता की मांग की जाती है। आगे यहाँ पे कहता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ कैसे या किस तरह संघर्ष किया था। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। अब जब समानता रहेगा तभी तो भारत के अंदर ऊंच नीच नहीं रहेगा। जब ऊंच नीच नहीं रहेगा तो सभी लोग क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। जब एक समान रहेंगे तो देश का जो विकास है वह विकास काफी तेजी के साथ बढ़ता रहेगा। और इसी विकास को लेकर के यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति को तैयार किया था। नेहरू जी ने अपने विदेश नीति में कहा था कि हमें लगातार विकास करते रहना है और विकास के लिए जरूरी है कि देश के अंदर सबसे पहले समानता को स्थापित किया जाए। कहता है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे संविधान के अंदर समानता की बात करता है, ये समानता संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में बताया गया है। ऐसे संविधान के भाग 3 में ऐड किया गया है। कहता है कि अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत भी कहते हैं, को अपराध की तरह देखा जाता था और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है और सबके अलावा और इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली कि गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। इसीलिए हमने क्या किया, तो यहाँ पर एससी और एसटी एक नए वर्ग को जोड़ने का काम किया और इनको हमने अपने समाज के अंदर कुछ आरक्षण का प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया? आरक्षण का प्रावधान किया। कह रहे कि संविधान के लेखकों ने भी ये कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे देश के अंदर समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। कह रहे कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इनके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले बहुत सारे कदम की जरूरत पड़ती है, ताकि हम देश के अंदर समानता को लाने का काम करें। कह रहा है कि उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार को मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये जो भी बताया जा रहा है इसी को हम कहते हैं मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार के बारे में संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में बताया गया है। इसको हम पढ़ेंगे 7 क्लास के चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 1 में पढ़ेंगे।
कह रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई भाषा या धर्म त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्या, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, अपना कोई धर्म नहीं हो। जैसे कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। कहता है कि उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाती रहती है कि असमानता आज भी मौजूद है। तो क्लास, आज के टॉपिक में हमने बात किया कि समानता किस प्रकार से हम समाज में लेकर के आ सकते हैं, उसको कैसे हमारे यहाँ भेदभाव को ख़त्म कर सकते हैं। हमने समानता के लिए संघर्ष के बारे में विस्तार से बात कर लिया। तो क्लास, ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। या वो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए।